नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रैक्टिपीडिया पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके लाए हैं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में हम आज विस्तृत जानकारी पढ़ेंगे। साथ साथ इसके अंतिम में हम कुछ इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन भी करवाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, बने रहें हमारी वीडियो के साथ और लास्ट में जो हमारे द्वारा कराए जाएंगे क्वेश्चन उस पर आप फोकस करिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम छात्रावास अधीक्षक, पटवारी, CG व्यापम, CGPSC तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा ही, इसे आपको छोड़ना बिल्कुल ही नहीं है। बहुत ही आसान है, बस आप एक बार इस वीडियो को देख लीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, या इसी को ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। जब भी बात सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की आती है, जब हम कभी भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, तब हम में प्रायः सभी लोग फ्री सॉफ्टवेयर की सबसे ज़्यादा तलाश करते हैं। उस टाइम हम क्या करते हैं, जो फ्री में सॉफ्टवेयर मिल जाए, हमको उसके लिए पेमेंट ना करना पड़े, इस टाइप से हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर ढूंढते हैं। ऐसे करते वक्त हमें बहुत से फ्री सॉफ्टवेयर मिल भी जाते हैं, और ऐसा हम ढूंढते हैं तो हमको क्या मिलता है, बहुत सारे फ्री में सॉफ्टवेयर मिल भी जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन फ्री सॉफ्टवेयर में ज़्यादातर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, जो हमको फ्री में सॉफ्टवेयर मिलता है उसमें अधिकांश जो सॉफ्टवेयर होता है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ही होते हैं, जिसमें हमें ये आसानी होती है कि फ्री में इसे हम डाउनलोड कर सकें, हमें फ्री में मिल सकता है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों ना अपना बनाया गया सॉफ्टवेयर को फ्रीली डाउनलोड करने के लिए देगा, है ना। हम सोचते हैं कि भाई कोई आदमी अगर कोई सॉफ्टवेयर बना रहा है तो उसको वो फ्री में क्यों देता है, इसके लिए वो पैसे चार्ज क्यों नहीं करता, इत्यादि इत्यादि हम ऐसा सोचते हैं। यदि आपके मन में भी ऐसा सवाल उठ रहा है, तब आपको यह आर्टिकल या वीडियो आप ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से संबंधित है, उसे पूरा देखना चाहिए। आपको स्किप करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा वीडियो देखिए, पूरा बातें आपको, पूरी जानकारी आपको क्लियर हो जाएगी। वैसे ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जनरली फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, जो भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या होते हैं, नॉर्मली फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं, जिन्हें कि आप अपने काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी हमको जो वर्क करना है उसमें हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं। ओपन सोर्स जो डेवलपर होते हैं ये जानबूझकर ही इन्हें बनाते हैं। जो सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं वो जानबूझकर बनाते हैं कि ताकि हम उसका यूज़ कर सकें, जहाँ पर ये सबकी इसकी सोर्स कोड है ना, और पब्लिकली अवेलेबल करा सके, हमको आसानी से ये मिल सके, ताकि दूसरे लोगों को इससे भला हो सके, है ना। ये इन्हें पब्लिश करते हैं, जो डेवलपर होते हैं वो क्या करते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या ओपन सोर्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं एक ओपन सोर्स लाइसेंस के साथ। ठीक है, वो क्या करते हैं, साथ साथ लाइसेंस भी देता है ओपन सोर्स का, जिसका मतलब ये है कि दूसरे डेवलपर भी आपके कोड को देख सकते हैं और उनमें कुछ ऐड भी कर सकते हैं। तो इसमें हम जो डेवलपर होते हैं वो क्या करते हैं, साथ साथ लाइसेंस दे दिया, जिससे क्या होता है कि जो दूसरे डेवलपर है, जो दूसरे सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं, उसको लेकर उसमें मॉडिफाई करके कुछ ऐड करके और उसको नया तरीके से पेश कर सकता है आपके सामने। उदाहरण के लिए जैसे हम देख लेते हैं ओपन ऑफिस, है ना, जो MS ऑफिस वगैरह होता है, मोजिला फायरफॉक्स जिससे हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, विकीपीडिया, ठीक है, GNU लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और इनके डेरिवेटिव एंड्रॉयड एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि मोबाइल डिवाइस में भी इस्तेमाल होता है। हम तो कंप्यूटर में करते ही हैं, साथ साथ क्या करते हैं, मोबाइल में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एक परिभाषा देखते हैं कि हम किसको बोलेंगे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर OSS ऐसे सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जिसकी सोर्स कोड पूरी तरीक़े से व्यूएबल हो। ठीक है, जिसका सोर्स कोड को हम क्या कर सकते हैं, पूरी तरीके से देख सकते हैं और चेंजेबल होती है पब्लिक के द्वारा। ऐसे कहे तो ये ओपन ही होती है जब सोर्स कोड व्यूएबल हो और चेंजेबल नहीं होते, तो पब्लिक के द्वारा तब ऐसे सॉफ्टवेयर को क्लोज या
प्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर को हम क्या करा रहे हैं अपने सिस्टम में या अपने मोबाइल में क्या कर रहे हैं, इंस्टॉल करा रहे हैं। तो इंस्टॉल कर रहे थे तो वो एक कोड पूछता है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, सोर्स कोड बोलते हैं, है ना। जैसे हम कोई भी चीज़ को रन कराते हैं तो कोड डालना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार सॉफ्टवेयर को भी हम क्या कराते हैं, जब रन कराते हैं या हम उसको इंस्टॉल करते हैं कहाँ पे, अपने सिस्टम पे या मोबाइल पे, तो कभी कभी क्या होता है वो कोड पूछता है। ठीक है, अगर वो कोड हमको दिख रहा है या बिना कोड पूछे क्या हो रहा है, इंस्टॉल हो गया, इसका मतलब क्या है, वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। लेकिन अगर हमको कोड दिख नहीं रहा है, हमारे पास कोड शो नहीं हो रहा है, मतलब जो डेवलपर है, जो बनाने वाला है, उन्होंने क्या किया, कोड को वहाँ पे अवेलेबल नहीं कराया है, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा, वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं होगा, उसको क्या बोलेंगे, सोर्स सॉफ्टवेयर, सॉरी क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो डेफिनेशन है उसमें, है ना, कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जिसकी सोर्स कोड पूरी तरीके से व्यूएबल होती है, मतलब जो हमको दिखाई देती है। तो भाई यहाँ पे आपके दिमाग में फिर से एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सोर्स कोड क्या है ना। तो मैं आपको पहले सोर्स कोड के बारे में पहले बता देता हूँ। सोर्स कोड उस बिहाइंड द स्क्रीन प्रोग्रामिंग हिस्से को कहा जाता है किसी सॉफ्टवेयर का जिसे कि यूज़र यूजुअली देख नहीं सकते। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब सोर्स कोड को क्या है, आसानी से हम देख नहीं सकते। सोर्स कोड में वो सभी इंस्ट्रक्शन को लेआउट किया जाता है कि कैसे सॉफ्टवेयर वर्क करते हैं। ठीक है, उस सोर्स कोड के अंदर क्या क्या निर्देश रहता है कि वो सॉफ्टवेयर कैसे काम करेगा, उस सॉफ्टवेयर का लेआउट कैसे होगा, है ना, उसमें इंस्ट्रक्शन दिया रहता है, और कैसे सॉफ्टवेयर के सभी फीचर को काम करते हैं। ठीक है, वहाँ पे जो भी सॉफ्टवेयर है उसके जितने भी फीचर है वो कैसे काम करेगा, वो कहाँ पे दिया रहेगा, सोर्स कोड में दिया रहेगा। सोर्स कोड का एक्सेस केवल डेवलपर के पास ही होता है ना, और उसका जो एक्सेस होता है वो किसके पास होता है, जो बनाने वाला है उसके पास ही होता है। ठीक है, ये फ्री सॉफ्टवेयर में बड़ी ही आसानी से चेंज और मॉडिफाई की जा सकती है। जो फ्री में हमारे पास जो सॉफ्टवेयर मिलता है उसमें हम क्या कर सकते हैं, जो सोर्स कोड है उसको हम चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, यूज़र प्रेफरेंस के आधार पर, है ना। यूज़र की जो प्रेफरेंस है उसके आधार पर यूज़र के पास फ्रीडम होता है, उसके पास स्वतंत्रता होती है, जिससे कि वो इसे मॉडिफाई, चेंज या यहाँ तक कि इसकी सोर्स कोड को भी बदल सकता है और दूसरे को शेयर भी कर सकता है। लेकिन ये सभी चीज़ें एक लाइसेंस एग्रीमेंट के तहत होती है। ठीक है, ये चेंज तो कर सकता है लेकिन एक एग्रीमेंट होता है, वो डेवलपर बनाया रहता है ना, एक यूज़र या एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, कि उसमें अब उस लाइसेंस या एग्रीमेंट में कुछ शर्तें भी रहती है कि भाई आप ठीक है चेंज तो कर सकते हो, लेकिन क्या चेंज कर सकते हो, कितने हद तक चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि कोई सॉफ्टवेयर डाल दिया अब उसको पूरा अपना कॉपी कर लिया, दूसरा उसमें पूरा उसका चेंज ही कर दिया, मतलब उसका कोई अस्तित्व न रहा, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो उसके लिए हो सकता है अगर आप कुछ ज़्यादा कर दिए तो कंपनी आपको पेनल्टी भी ले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इससे पहले हम देख लेते हैं कुछ और चीज़। अभी हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के लिस्ट, हमारे पास ये बहुत सारे लिस्ट दिख रहे हैं। हम इस लिस्ट को एक बार चलो सरसरी तौर पर देख लेते हैं कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ है ना। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे बीट टोरेंटो, ड्रॉ, ड्रिजल, एवरग्रीन, जेंटू, फ्लॉपडूब, जेनकिंग, KDE, LSB और मीन GW, है ना, माइक्रॉफ्ट, Nmap, ओपन स्ट्रीम मैप, ऑन क्लाउड, PKGSRC, है ना, रिक टॉस, स्वयं असीन, उसके बाद है टोर, VNC, XBMC। तो इस टाइप से हमारे पास ये पूरे इतने क्या हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। आप इसको रीड कर सकते हैं, है ना। अगर मैं रीड करूँगा तो बहुत टाइम लगेगा, है ना। तो इसमें देखिए मैं, चलो ठीक है, आपको एक बार बता ही देता हूँ, यहाँ तक तो हो ही गया। ब्लेंडर हो गया, फ्रीली हो गया, ड्रूपल हो गया, फिनिक्स हो गया, GNOME हो गया, इमेज मैजिक्स हो गया, जूमला हो गया, कोडी हो गया, मीट पॉइंट, मोजिला फायरफॉक्स जो इंटरनेट के लिए यूज़ करते हैं, है ना। उसके बाद माई SQL, ओपन ऑफिस जो जिसमें हम ओपन ऑफिस में हम
MS वर्ड, पावर पॉइंट, ये सब यूज़ करते हैं वो सब है ना। ओपन SUSE, पर्ल, पाइथन, सेंसिनियन सब वर्जन। उसके बाद है ट्री, सनो, विन, XFS, फिर है डेबियन, DRBO, एथरियल, फ्री BSD, GNU, इंक स्केप, JQUERY, लिनक्स, ठीक है, मिलोन्स। उसके बाद है मोजिला। फिर आगे देखते हैं, मोजिला के बाद है नेट, PhD, ओपन स्टैक, ओपन WRT, PHP माई एडमिन, QT, सेंस डिमैन, सुगर ऑन स्टिक, अबंटू और वायर शार्क। तो इतने सारे सब ये क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं जिसको हम आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और हम इसमें मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के कुछ लक्षण होते हैं, तो वो लक्षण क्या क्या है, देखो देखो इन फ्री सॉफ्टवेयर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी होती है जिन्हें हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन को फ्रीली किया जा सकता है ना। जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे हम कोई भी सॉफ्टवेयर को लेते हैं तो जो डेवलपर है वो क्या करता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, उसको क्या कर सकता है, वो फ्रीली कर सकता है, मतलब फ्री कर सकता है। इसकी सोर्स कोड पूरी तरह से एक्सेसिबल होती है। वही सोर्स कोड को कोई भी मॉडिफाई भी कर सकता है, मतलब कोई भी पर्सन उसको जो डाउनलोड किया है वो क्या कर सकता है, उसको मॉडिफाई कर सकता है। और साथ ही में इन मॉडिफिकेशन को दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट भी किया जा सकता है, मतलब दूसरे तक इसको बांटा भी जा सकता है, ठीक है। ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ज़्यादातर इवॉल्व होते हैं वाया सपोर्ट कम्युनिटी के, और इनके द्वारा एडॉप्ट की गई डेवलपमेंट स्ट्रेटजी के आधार पर वही इसके बदले में वो सॉफ्टवेयर के क्वालिटी को इम्प्रूव करने में मदद करती है, और वही इन कम्युनिटीज़ के एक्टिव पार्टिसिपेशन को भी काफ़ी इंकरेज किया जाता है, ठीक है। तो जो सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाला है वो इसमें चेंजेस कर सकता है अपने हिसाब से, जो उसको अच्छा लगता है ना। कंपनीज जो कि प्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर को प्रमोट करते थे वो अब इन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को एडॉप्ट करने लगे हैं। जो भी कंपनी है वो पहले क्या करते थे, मतलब क्लोजर सॉफ्टवेयर है ना उसको यूज़ करते थे, अब उनके जगह में कंपनीज भी क्या करने लगी है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को एडॉप्ट करने लगे हैं, क्योंकि इसमें उनका फ़ायदा भी होता है, पैसा भी बचता है, उसको अलग से पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन उनके इतने ज़्यादा फीचर होने के कारण वो क्या करते हैं, उसको एडॉप्ट करते हैं। कौन सा, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को, जिससे उसको पे करने की भी ज़रूरत नहीं होती है ना। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, जैसे यूनिक्स कर्नेल को सबसे ज़्यादा ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया जाता है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है, सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किए जाने वाला ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है, तो क्या आएगा, यूनिक्स सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला या डाउनलोड किए जाने वाला ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं, चलिए एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या होता है ना। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हमने अभी पढ़ा है ना, तो यहाँ पे देख लेते हैं इसका अर्थ, मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर है वो क्या है, मुक्त सोर्स सॉफ्टवेयर। एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसे कि डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें, पांचवें से छठवें, उसको ऐसा हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं सोर्स कोड के साथ। वो भी किसके साथ, उसके आईडी पासवर्ड के साथ। सोर्स कोड मतलब उसका आईडी या जो भी पासवर्ड है वो, उसके साथ हम उसको क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं, जिसे कोई भी यूज़र रीड और मॉडिफाई कर सकता है। जिसे जो भी यूज़र है चाहे तो उसको रीड कर सकता है और चेंज करना है तो उसमें चेंज भी कर सकता है, कि इसमें ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में, ठीक है। तो ये इसका मेन पॉइंट इतना ही है, आपको इतना याद रखना है कि उसमें ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में क्या क्या होता है। पहला चीज़ कि वो फ्री में मिलता है, दूसरा हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तीसरा उसका सोर्स कोड के साथ हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मतलब उसके पासवर्ड के साथ कर सकते हैं, चौथा कि उसमें कोई भी यूज़र पढ़ सकता है उसको, मतलब यूज़ कर सकता है, और उसको मॉडिफाई, उसमें कोई चेंजेस करना चाहता है वो भी कर सकता है। तो ये 4-5 प्रकार से इसमें कुछ पॉइंट है, उसको आप लोग याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, OSS मतलब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। कम्युनिटी जनरली एग्री करते हैं उन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को जो कि ये फॉलोइंग क्राइटेरिया का पालन करते हैं। यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया दिया है
उन्हें क्या करेगा, वो एग्री करेगा, मतलब उसके साथ ही वो सहमत होता है। ऐसा नहीं कि सबको ही दे देगा, ऐसा नहीं है। मतलब भाई कोई भी चीज़ अब किसी को दान में दे रहा है तो वो भी कुछ रूल्स तो लगाएगा ही, कुछ नियम कानून तो होगा उसके पास। ऐसा नहीं कि जो भी आ रहा है वो सबको बांटे। जैसे हमारे यहाँ कोई भी मांगने के लिए आते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं कि भाई वो सच में भिखारी के लायक है कि नहीं। ऐसा नहीं कि हट्टा कट्टा आ गया मांगने आ रहा है तो उसको हम दान दे दें, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वैसे भी क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के जो डेवलपर होते हैं वो भी क्या करते हैं, कुछ नियम लगाए हैं वो जो अपने तरफ से है, जो क्या क्या है हम अभी देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला पहला वो क्या बोल रहे हैं, ये प्रोग्राम को फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा सोर्स कोड को प्रोग्राम में इंक्लूड करना होता है ना। जो सोर्स कोड है उसको चलाने से पहले, मतलब ओपन सॉफ्टवेयर है उसको चलाने से पहले सोर्स कोड को प्रोग्राम में क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा, जो कि सोर्स कोड को भी वो दे देता है ना। कोई भी इसके सोर्स कोड को मॉडिफाई करने में सक्षम है, कोई भी सोर्स कोड को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। चौथा, वही सोर्स कोड को मॉडिफाई वर्जन को रीडिस्ट्रीब्यूट भी करना होता है। ठीक है, और जैसे वहाँ पे कोई चेंज किया है ना, किसको, सोर्स कोड को चेंज किया, अब चेंज कर लिया उसके बाद क्या करेगा, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो भाई उसी जो चेंज किया है उसी सोर्स कोड के साथ उसको क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, नहीं तो वो खुलेगा नहीं। जैसे मान लो हमारे पास एक मोबाइल है, हमारे पास क्या है, एक मोबाइल है, मोबाइल हमने कंपनी से लिया, कंपनी हमने एक पासवर्ड दिया, ठीक है, कि इस पासवर्ड से खुलेगा। अब हमने क्या किया, हम तो कंपनी के पासवर्ड को नहीं रखते ना, तो मोबाइल के आने के बाद हमने क्या किया, उसमें पासवर्ड चेंज कर दिया। अब हम, ठीक है, हमको मन नहीं लग रहा मोबाइल, किसी दूसरे को दे देते, भाई तुम चला लो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, भाई सामने वाले के हम पासवर्ड बताएंगे तभी तो चलाएगा ना, है ना। अब कौन सा पासवर्ड बताओगे, क्या जो कंपनी से हमने लिया था वो हमको पासवर्ड दिया था वही पासवर्ड बताओगे क्या, नहीं, हमने जो चेंज किया था वही पासवर्ड बताएंगे ना। तो ठीक उसी प्रकार से क्या होगा, यहाँ पे भी जो सोर्स कोड को हम मॉडिफाई कर रहे हैं और जो भी हम वहाँ पे क्या किए, चेंजेस किए हैं उसके सोर्स कोड में, तो वो सोर्स कोड को हमको सामने वाले जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, तो सामने वाले जो लेने वाले उसको हमको बताना पड़ेगा, तभी वो उसको चला पाएगा। अभी यहाँ पे जो डेवलपर हैं वो कुछ रूल्स और बताते हैं जिसको हम देखते हैं। वहीं एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लाइसेंस किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के ऑपरेशन में इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए, है ना। जैसे हमको कोई सॉफ्टवेयर मिला है तो हमको दूसरे के सॉफ्टवेयर में हमको उसमें कोई चेंजेस नहीं करनी चाहिए। जहां ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एक अनचेंजेबल कंप्लाइड फॉर्मेट में, वहीं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को डिलीवर किया जाता है दोनों कंप्लाइड और नॉन कंप्लाइड फॉर्मेट में। ठीक है, जो क्लोजर होते हैं उसको क्या करते हैं, उसको हम कंप्लाइड फॉर्मेट में शेयर करते हैं ना, जो कि अनचेंजेबल होते हैं, जिसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। ठीक उसके जस्ट उल्टा जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं उसको डिलीवर किया जाता है दोनों कंप्लाइड और नॉन कंप्लाइड फॉर्मेट भी करेंगे और नॉन कंप्लाइड फॉर्मेट भी किया जाता है, जिससे कि ये ओपन कोड मॉडिफिकेशन के लिए उपलब्ध रहे। उसके बाद वही एक ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर लाइसेंस के तहत ये प्रिविलेज केवल कॉपीराइट होल्डर के लिए रिसीव होती है। जो कॉपीराइट होल्डर है उसी के लिए क्या होती है, ये रिजर्व होती है, उसी के लिए आरक्षित होती है, सब कोई इसको चेंज नहीं कर सकता, है ना। मतलब जो कॉपीराइट होल्डर है वही क्या कर सकता है, इसको चेंज कर सकता है। ठीक है, आगे अब हम देखते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कैसे काम करती है। भाई यहाँ पे आप दो चित्र देख रहे हैं, सेल्फ सर्विस और भंडारा भोजन, है ना। मैं इसको आपको समझाने के लिए ऐसा बनाया हूँ। एक बिजनेस यूजर परस्पेक्टिव से देखा जाए तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बहुत हद तक एक प्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर सिस्टम के जैसे ही काम करता है, जो कि कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर फर्म के द्वारा प्रदान की जाती है। इसमें जो सबसे बड़ा अंतर होता है वो ये कि जनरली आपको इसमें कुछ भी पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे हम भंडारा में जाते हैं, खाना मिलता है, फ्री में मिलता है ना, हमको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं, और हम जितना खाना है खा लेते हैं, अपने घर वाले के लिए भी ला लेते हैं, दोस्तों को भी बांट देते हैं, है ना। तो ठीक उसी प्रकार से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी है ना। और यहाँ पे दूसरा चित्र देख रहे हैं, पहले में सेल्फ सर्विस मतलब आपको खुद से जाके उसको लेना पड़ता है। जैसे हम भंडारा में जाते हैं तो खुद से लाइन बना के लेना पड़ता है ना, मतलब एक सेल्फ सर्विस ही है। अब हमको जैसे कोई सॉफ्टवेयर चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, भाई हमको उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। कंपनी तो ठीक है बना के रख दी है, लेकिन खाने तो हमको ही जाना पड़ेगा ना। जो भंडारा करने वाला है वो क्या करेगा, खाना बना के रख दिया, भाई अब हम खाना हमको है तो पास में हमको जाना पड़ेगा, हमको उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है,
जैसे कि इस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने वाले यूज़र इफेक्टिवली को डेवलपर होते हैं, है ना। जो यूज़ करने वाले होते हैं वो इफेक्टिवली क्या होते हैं, को डेवलपर। को डेवलपर मतलब क्या है, जो बनाने वाला हो गया उसका, और दूसरा उसको जो ग्रहण करता है, जो डाउनलोड करता है, उसको हम बोलेंगे को डेवलपर, ठीक है, क्योंकि वो भी उस पर क्या करता है, वर्क करता है ना। वही वो नई नई वे की सजेस्ट कर रहे होते हैं, है ना। अब वो क्या करता है, नए नए चीज़ को सजेस्ट करता है, और इसकी नहीं, इसमें और ये चेंजेस होना चाहिए, इन्हें इम्प्रूव करने के लिए, और साथ में बग्स को निकालने में भी मदद करते हैं। कौन, जो को डेवलपर होते हैं वो, मतलब जैसे हम कोई सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किए तो हम क्या हो गए, को डेवलपर हो गए, क्योंकि हम उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि यदि आप चाहे तो अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से इन्हें दूसरी नई ऑपरेटिंग सिस्टम में पोर्ट भी कर सकते हैं, और साथ में दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। जैसे भंडारा में अभी बताया, हम खा लिए, अच्छा ठूस ठूस के खा लिए, उसके बाद क्या किया, अपने घर वाले के लिए, अपने भाई बहन के लिए, अपने दोस्तों के लिए, सबके लिए पैक करके ले दिए, उसको वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ठीक है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी वैसे ही है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और दूसरे प्रकार के सॉफ्टवेयर के बीच में क्या अंतर है, इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में ये भी पूछ सकता है कि भाई आप जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, समझ आ रहा है कि ओपन सोर्स क्या, लेकिन दूसरे और सॉफ्टवेयर हैं, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ना। इनके लिए देखिए यहाँ पे, इनमें केवल इन प्रोप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर के ओरिजिनल डेवलपर ही लीगली कॉपी, इंस्पेक्ट और मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। जो ओरिजिनली डेवलपर होते हैं वही क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, किसमें, किसमें, क्लोजर सॉफ्टवेयर में, है ना, किसमें, क्लोजर सॉफ्टवेयर में। इसी को बोलते हैं प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर। क्लोजर सॉफ्टवेयर को ही क्या बोलते हैं, और प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर। तो जो प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर है उसके ओरिजिनल डेवलपर, जो मेन मालिक है, वही क्या कर सकता है, उसमें लीगली कॉपी कर सकता है ना, और इंस्पेक्ट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, वो अपने हिसाब से करेगा। इन सॉफ्टवेयर को वही, इन प्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने के लिए कंप्यूटर यूज़र को एग्री करना ही होता है। इसके रूल्स और रेगुलेशन को यूजुअली ये आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के दौरान दिखाई पड़ती है। तो ये क्या होता है, जब हम इस सॉफ्टवेयर को, जो क्लोजर सॉफ्टवेयर है, उसको हम क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं या इंस्टॉल करते हैं, तो इंस्टॉल करने के दौरान हमको क्या दिखाई देती है, उसके रूल्स रेगुलेशन हमको दिखाई देने लगती है। जब आप इसे पहली बार रन करते हैं, वही इसके साथ यूज़र केवल उतना ही चीज़ कर सकते हैं जितना कि सॉफ्टवेयर क्रिएटर उन्हें परमिट किए होते हैं, ठीक है। तो हम जो क्लोजर सॉफ्टवेयर है, हम अभी पढ़ रहे हैं ओपन सॉफ्ट, हमारा जो आज का टॉपिक क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, लेकिन क्लोजर को भी जानना जरूरी है। तो क्लोजर में क्या होता है, जो डेवलपर होता है वो उसमें नियम कायदा लगा देता है, तो जो बोला है उतना ही हम उसमें कर सकते हैं, उसमें हम अपना नया मॉडिफाई नहीं कर सकते। कंपेयर करें ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की तुलना में, तो हम ओपन जो सॉफ्टवेयर होता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, उसमें हम बहुत कुछ चेंजेस कर सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और दूसरे सॉफ्टवेयर के बीच अंतर देख रहे हैं हम, वहीं पे देखिए, देखिए यहाँ पे, वहीं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, अभी हमने बताया क्लोजर सॉफ्टवेयर के बारे में बताया कि क्लोजर सॉफ्टवेयर में क्या है, हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते, है ना, उसके लिए जो डेवलपर है वही लीगली उसमें कोई चेंजेस कर सकता है। लेकिन जस्ट इसके अपोजिट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में क्या होता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बहुत ही अलग होते हैं। इनमें जो ऑथर होते हैं, जो बनाने वाले होते हैं, इनके सोर्स कोड को ही सभी के लिए अवेलेबल करा देते हैं। जो पासवर्ड है उसका सबके लिए दे देते हैं, जा भाई तू ले दान में, है ना। इसमें कोई भी इन्हें व्यू कर सकता है, कोई भी देख सकता है, कोई भी कॉपी कर सकता है, इसे अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकता है, अपने हिसाब से उसमें चेंज भी कर सकता है। उदाहरण के लिए लेते हैं लाइबर ऑफिस, है ना, GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम, ऐसे ही ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसमें हम चेंजेस अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन क्लोजर में नहीं कर सकते, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर केवल कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए ही महत्वपूर्ण है? भाई ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है, जो कंप्यूटर प्रोग्राम करता है उसी के लिए क्या ज़रूरी है क्या, है ना। तो देखते हैं हम आगे है कि नहीं। तो इसका सीधा सीधा जवाब है नहीं। ओपन सोर्स टेक्निकली या टेक्नोलॉजी और ओपन सोर्स थिंकिंग दोनों ही प्रोग्रामर और नॉन प्रोग्रामर के लिए बहुत ही उपयोगी होती है, ठीक है।
चूँकि पहले के इन्वेंटर इंटरनेट को बनाने में ज़्यादातर ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किए हुए हैं, जैसे कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और अपाचे वेब सर्वर एप्लीकेशन, है ना। याद रखना आप लोग, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और अपाचे वेब सर्वर एप्लीकेशन। इसलिए कोई भी यूज़र जो इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है वो इन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का ही उपयोग कर रहा है अपने बेनिफिट के लिए, ठीक है। जब कोई यूज़र अपने कंप्यूटर में वेब पेज, जो भी वेब पेज होता है उसको देखता है, ईमेल चेक करता है, अपने दोस्तों के साथ चैटिंग करता है, जैसे व्हाट्सअप चैटिंग करते हैं ना, स्ट्रीम करता है, म्यूज़िक ऑनलाइन चलाते हैं या प्ले करते हैं, तब मल्टी प्लेयर वीडियो गेम और कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन या गेमिंग में, तब वो कॉन्सेप्ट होता है एक ग्लोबल नेटवर्क के कंप्यूटर के साथ, तब वो अनजाने में ही सही लेकिन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब हम मोबाइल चला रहे हैं, व्हाट्सअप चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, है ना, गेम खेल रहे हैं कोई भी, तो उसमें हम चेंज कर सकते हैं भाई, अपना नाम, गांव, दुनियादारी सब भरते हैं, गेम में भी चेंज कर सकते हैं। तो ये क्या है, सब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का ही इस्तेमाल। हालांकि हमको नहीं पता रहता, अभी हम पढ़ रहे हैं तो पता है कि भाई ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इससे पहले क्या आपको पता था क्या कि व्हाट्सअप ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? नहीं ना। जिसमें वो डाटा को राउट और ट्रांसमिट करते हैं वो अपने लोकल डिवाइस में, है ना। मतलब जो लोकल डिवाइस में आपके पास जो भी सिस्टम है या जो मोबाइल फ़ोन है उसमें क्या करते हैं, उसके डाटा को रूट करते हैं, ठीक है। इससे ये बात साफ होती है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल केवल प्रोग्रामर ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो प्रोग्रामर है वो ही नहीं करे बल्कि इन्हें सभी लोग करते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल प्रोग्रामर ही नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो उसको यूज़ करने वाले हैं वो भी करते हैं, हालांकि उनको नहीं पता कि वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमारे चारों तरफ मौजूद हैं, ठीक है। हमारे चारों तरफ क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मौजूद है और अनजाने में ही हम सब इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है ना। ऑप्शन दे दिया रहेगा कि इसमें से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो लिनक्स का अक्सर पूछा जाता है, आप याद रखिए। वैसे तो मैंने बहुत सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की लिस्ट आपको पहले दिखाई भी है, ठीक है। अब हम देखते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के लाइसेंस क्या है ना भाई। ठीक है, बना दिया, लेकिन कुछ तो लाइसेंस होगा उसके पास भी। वैसे तो ये ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में बहुत सारे लाइसेंस का इस्तेमाल होता है। ये इन बात पर निर्भर करता है कि डेवलपर अपने प्रोग्राम के लिए किन्हें ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं, ठीक है। उनके पास भी लाइसेंस है और वो लाइसेंस देगा तभी तो आगे काम करेगा। तो वो निर्भर करता है कि डेवलपर उसमें क्या क्या रूल्स लगा रहा है, ठीक है। तो उसको हम देख लेते हैं आगे। देखिए, JPL या GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस, ठीक है। JPL मतलब क्या है, जनरल पब्लिक लाइसेंस का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल बहुत से ओपन सोर्स प्रोजेक्ट जैसे लिनक्स में होता है। ऊपर बताए गए ओपन सोर्स के डेफिनेशन के साथ JPL के टर्म्स में साफ तौर पर स्पेसिफाई होता है कि अगर कोई किसी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को या प्रोग्राम को मॉडिफाई करता है और साथ में एक डेरिवेटिव वर्क का डिस्ट्रीब्यूट भी करता है, तब उनके साथ उसका सोर्स कोड को भी डिस्ट्रीब्यूट करना होता है ना। हमने पढ़ा कि भाई कोई अगर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो उसके साथ साथ क्या करेगा, उसको उसके पासवर्ड भी देगा तभी तो चलाएगा ना, ठीक है। आगे, ज़्यादातर लोग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को पसंद करते हैं, ठीक है, प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर की तुलना में, क्योंकि इसके बहुत सारे कारण हैं जिसके विषम में हम आगे जानने वाले हैं, ठीक है, या जिसके बारे में हम अभी नेक्स्ट पेज में अभी मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को लोग ज़्यादा पसंद क्यों करते हैं, क्लोजर को लोग पसंद क्यों नहीं करते, ठीक है। तो पहला कारण ये है कंट्रोल। पहला कारण क्या है यहाँ पे, उसका कंट्रोल। प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर की तुलना में इन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में लोगों का ज़्यादा कंट्रोल होता है, ठीक है। जो क्लोजर सॉफ्टवेयर है उससे कंपेयर करें तो ओपन सॉफ्टवेयर में क्या होगा, लोग का कंट्रोल ज़्यादा होता है, पर वो कोड को खुद एग्जामिन कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ पे, ओपन सोर्स में वो क्या कर सकता है, खुद से उसको एग्जामिन कर सकता है, वही अपने हिसाब से इसमें ज़रूरत के मॉडिफिकेशन भी कर सकता है, वही नॉन प्रोग्रामर भी इसका इस्तेमाल अपने हिसाब से कर सकता है, ठीक है।
मतलब इस टाइप से बोलें तो उसमें उसका कंट्रोल है, जो भी यूज़ करने वाला है उसका कंट्रोल है, अपने हिसाब से वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन क्लोजर में नहीं किया जा सकता। ठीक है, आगे देखिए। दूसरा है ट्रेनिंग। सबसे महत्व, कोई भी चीज़ को चलाने के लिए या कोई भी चीज़ को सीखने के लिए महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है, उसकी ट्रेनिंग होती है। जब तक हमारे पास ट्रेनिंग नहीं हुआ रहेगा हमारा, हम कोई भी काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए, दूसरे लोगों जो कि इन्हें पसंद करते हैं वो इसलिए क्योंकि इसका इस्तेमाल का वो बेहतर प्रोग्राम बन सकता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल करके वो बेहतर प्रोग्रामर बन सकता है, चूँकि इनके सोर्स कोड पब्लिकली अवेलेबल होते हैं, इसलिए स्टूडेंट भी इन्हें आसानी से पढ़ सकते हैं और इनके बारे में बहुत कुछ सीख सकता है और बेहतर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, ठीक है, या बेहतर सॉफ्टवेयर वो बना सकता है। वही स्टूडेंट अपने मॉडिफाइड वर्क को दूसरों के साथ शेयर भी कर सकता है, जिससे वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू जान सके, जिससे वो अपने डेवलपिंग स्किल को और बढ़ा सके। जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहा है कोई बच्चा या कोई स्टूडेंट, तो वो क्या कर सकते, दूसरों को शेयर करेगा, दूसरा बच्चा क्या करके देखेगा कि भाई ये क्या क्या किया है, इसमें और क्या चेंजेस किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा होता है इसमें स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी भी होना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर यूज़र प्रीफर करते हैं कि इन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना अपने महत्वपूर्ण लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए हो, है ना। मतलब कोई भी चीज़, भाई कोई आदमी कोई चीज़ सीख रहा है तो कब सीखेगा, जब वो उसके लॉन्ग टाइम काम आए। ऐसा नहीं कि 2 महीना यूज़ किया उसके बाद फिर वो बंद कर दिया कंपनी, तो फिर ऐसे में कोई उसको सीखेगा नहीं। ठीक है, तो इसका स्टेबिलिटी भी होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा करने से उन्हें अपने सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड को लेकर चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब भाई उसमें बना दिया, कुछ भी कोई चेंजेस कर दिया, उसका 2 महीने बाद उसको बंद कर दिया, तो फिर दिक्कत आ जाएगी, है ना। तो स्टेबिलिटी भी होना चाहिए, क्योंकि प्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर के केस में यदि ओरिजिनल क्रिएटर का भी काम बंद कर दिया तो उन्हें इनके लिए बहुत परेशानी हो जाएगी। लेकिन जैसे क्लोजर सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं, ओपन में ठीक है चलेगा, क्योंकि वो तो अगर सामने कंपनी वाला बंद कर दिया तो भी हमारे पास उसका सोर्स कोड है, हम उसको आगे कंटिन्यू चला सकते हैं। लेकिन अगर हम क्लोजर सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हैं और सामने कंपनी वाला या जो डेवलपर है वो अपना सोर्स कोड को चेंज कर दिया या उसको बंद कर दिया, तो हमारा काम वहीं पे रुक जाएगा और भविष्य में ओपन सोर्स से ही सॉफ्टवेयर से काम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखती है। दोनों इनकॉपरेट और ऑपरेट, ठीक है, इनकॉपरेट और ऑपरेट करती है ओपन स्टैंडर्ड की अकॉर्डिंगली। ठीक है, ओपन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली क्या होगा, उसको वो ऑपरेट करेगा। आगे देखते हैं। क्या ओपन सोर्स का सिर्फ मतलब होता है फ्री ऑफ चेंज होना? भाई ओपन सोर्स हम ठीक है समझ रहे हैं कि क्या सभी कंपनी हमको फ्री ऑफ चार्ज करेगा या फ्री ऑफ चार्ज होना पड़ेगा? ओपन सोर्स इसका मतलब क्या हमको सब चीज़ फ्री में मिल जाएगा? तो इसके लिए हम इसको अच्छे से समझते हैं। चलिए आगे। अब यहाँ पे डाउट आ रहा होगा आपके दिमाग में कि ओपन सोर्स है भाई, ये सब चीज़ हमको फ्री मिलेगा, है ना, तो क्या ये फ्री में मिलेगा? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। इसका जवाब क्या है? बिल्कुल नहीं। ये बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन है ओपन सोर्स को लेकर, है ना। यहाँ ये केवल पैसों तक की ही बात नहीं है, सिर्फ पैसा से मिलेगा ये बात नहीं है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर इसके लिए मनी भी चार्ज कर सकता है। भाई जो बनाने वाला है वो पैसा लेके आपको पासवर्ड दे देगा, है ना, ऐसा नहीं कि आपको फोकट में दे दे। इन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के लिए जिन्हें कि इन्होंने क्रिएट किया है या उन्होंने जिसने अपना योगदान दिया है, ठीक है, वो क्या कर सकता है, आपसे पैसा ले सकता है। पैसा लेगा तब वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा। हालांकि ठीक है, जो आईडी पासवर्ड हो जैसे इंस्टॉल करके आपको मिल जाएगा, लेकिन ज़्यादातर केस में ओपन सोर्स लाइसेंस प्राप्त करने के लिए उन्हें बहुत जगह से उसके सोर्स कोड को रिलीज़ भी करना पड़ता है। जब वो उसे बेचने की सोचते हैं, वहीं कुछ प्रोग्रामर को लगता है कि उनके सॉफ्टवेयर सर्विस और सपोर्ट के उन्हें ज़्यादा पैसा मिल सकता है, ना कि केवल सॉफ्टवेयर की। ठीक है भाई, कंपनीज क्या करती है, भाई उसको बेच देगा तो क्या होगा, ठीक है एक बार में चलेगा, लेकिन वहीं पे क्या करेगा, उसको बेचेगा नहीं, उस सॉफ्टवेयर के देके चलाने के लिए देगा। तो क्या होगा, वहाँ पे जो बेनिफिट चलाने वालों को मिलेगा वो कंपनीज को भी मिलेगा। तो वो क्या करेगा, उसको बेचेगा नहीं, भाई ठीक है तुम किराए में चलाओ। मतलब जैसे
कोई घर बनाया है, घर बनाया उसके बाद क्या किया, उसको बेच दिया, तो बेच दिया तो ठीक है, आज 20 लाख में बेचा घर को, लेकिन अगर वो बेचेगा नहीं, वो किराए में देगा उसको, तो किराए में देगा तो क्या होगा, उसको महीने के महीने या साल में जैसे भी हो उसको पैसा मिलते रहेगा, और उसका घर उसके पास सुरक्षित रहेगा। मतलब 20 लाख का 20 लाख रहेगा, और वो 20 लाख क्या हो जाएगा, 2 साल 4 साल बाद वो उसका डबल हो जाएगा, 40 लाख हो जाएगा, 50 लाख, और इधर जो उसको हर महीना मिल रहा है वो अलग। ठीक है, इसलिए वो ज़्यादातर समय अपने सॉफ्टवेयर को फ्री कर देते हैं। ठीक है, वही लोगों की मदद करते हैं, उनके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकता है। ठीक है, तो ये है ओपन सोर्स, मतलब सिर्फ फ्री में बांटना ही नहीं हुआ, उसके लिए वो चार्ज कर सकता है अपने हिसाब से। अब देखते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के फ़ायदे। भाई ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है, हम क्यों डाउनलोड करें, हम क्यों इसको चलाएं, इसके फ़ायदे क्या हैं। तो यहाँ पे देखते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के फ़ायदे। चलिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की एडवांटेज के विषय में हम अभी जानते हैं। पहला, ये जनरली फ्री होते हैं। अक्सर जो सॉफ्टवेयर है वो क्या होते हैं, फ्री होते हैं। कुछ ही सॉफ्टवेयर होते हैं जो चार्ज करता है, ताकि उसको जो लागत लगी उसको ले सके कंपनी, इसलिए वो थोड़ा बहुत चार्ज कर लेते हैं। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होती है वो क्या होती है, फ्री होती है। ये इस्टीमेट किया गया है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कलेक्टिविटी सेव करते हैं बिजनेस, जिसकी वैल्यू है लगभग $60 बिलियन। ठीक है, क्या होती है इसकी कलेक्टिविटी, $60 बिलियन पर ईयर। अभी के समय में आपको प्रत्येक पेड प्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर सिस्टम की जगह में उसकी एक ओपन सोर्स वर्जन आसानी से मिल सकती है। जैसे पहले क्या होता था, कोई सॉफ्टवेयर बना होता था तो हमको उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है तो सिर्फ हमको पैसा देना है, या फिर जो क्लोजर सॉफ्टवेयर है उसका ही यूज़ करना पड़ता था। लेकिन अभी क्या है, जो क्लोजर सॉफ्टवेयर है उसके जगह पे क्या बन गया है, ओपन सॉफ्टवेयर भी बन चुका है। तो हम ओपन सॉफ्टवेयर को लेकर आसानी से अपना काम चला सकते हैं। ठीक है, दूसरा, ये कंटिन्यूसली इन्वॉल्व होते रहते हैं रियल टाइम में, क्योंकि डेवलपर इनमें बहुत सी चीज़ें ऐड करते हैं और मॉडिफाई करते रहते हैं, जिसका मतलब है कि ये ज़्यादा बेहतर क्वालिटी की होती जाए। मतलब बीच बीच में हमको, जैसे हम व्हाट्सअप चलाते हैं, हमको क्या करना पड़ता है, बीच बीच में इसको अपडेट करना पड़ता है ना, क्योंकि जो डेवलपर होता है उसमें कोई नया नया चीज़ उसमें ऐड कर दिया जाता है, तो इसलिए बीच बीच में क्या होता है, अपडेट करिए ऐसा करके ऑप्शन आता है, और ज़्यादा सिक्योर भी होता है। वही इसलिए इनमें बग्स होने की संभावनाएं बहुत ही कम होती है। ठीक है, मतलब हमको ये ज़्यादा सुरक्षित रख सकता है। जब जितना ज़्यादा वो अपडेटेड रहेगा उतना ज़्यादा ही वो क्या होती है, सुरक्षित होती है। किसकी तुलना में, क्लोजर सिस्टम की तुलना में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर को देखते हैं। तीसरा नंबर हमारे पास है, इन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना भी जाहिर है कि आप किस एक पर्टिकुलर वेंडर के सिस्टम को इस्तेमाल करने में रिस्ट्रिक्टेड नहीं होते, जो कि केवल उनके ही डिवाइस में काम करते हैं। ठीक है, चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर है, आप इन सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई और एडॉप्ट भी कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मतलब हमको जो चाहिए उसके हिसाब से हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, एडॉप्ट कर सकते हैं, जो कि शायद उतना मुमकिन ना हो किसमें, क्लोजर सिस्टम में या प्रोप्रिएटरी सिस्टम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक तो हमने देखा कि क्या क्या हमारे पास फ़ायदे हो सकते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के। तो भाई अब फ़ायदे के साथ साथ कुछ नुकसान भी होती होगी, है ना भाई, जिसमें फ़ायदा है वहाँ पे नुकसान भी तो होगा ना। तो नुकसान क्या क्या है इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पहला पॉइंट, चूँकि इनमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती इसे एक कॉमर्शियल प्रोडक्ट बनाने के लिए जिसमें कि मनी जनरेट हो सके, इसलिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ज़्यादा डेवलप करती है अपने हिसाब से, न कि यूज़र के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है वो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मतलब जो डेवलपर है जितना चाहेगा उतना बनाएगा, है ना, अपने हिसाब से बनाएगा, कि भाई सामने वाले को कितना चाहिए उसके हिसाब से नहीं बनाएगा। दूसरा, यही कारण है कि बहुत से कम यूज़र फ्रेंडली होती है, क्योंकि इनमें यूज़र इंटरफेस से ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता। मतलब फ्रेंडली होते, मतलब बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिसको हम पहले से जानते हैं, है ना। उसके बाद तीसरा नंबर देख पा रहे हैं आप यहाँ पे, तीसरा नंबर देखिए, अक्सर सपोर्ट ना
के बराबर होता है। सपोर्ट इसमें क्या होता है, नहीं के बराबर होता है। जिसमें कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तब आपको इसे फॉर्म आ कम्युनिटी के ऊपर ही निर्भर करना पड़ता है। उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन पाने के लिए जो थोड़ा इरिटेटिंग होती है, ठीक है। इरिटेटिंग जो होती है इसमें मतलब कई बार क्या होता है वो बार बार हैंग करता है, तो इसको हम डायरेक्ट बात नहीं कर सकते किससे, जो प्रोग्रामर है या जो बनाने वाला है उससे, ठीक है। तो ये तो थोड़ी सी नुकसान है। चौथा नंबर देखिए, वैसे तो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अपने आप में मोस्टली फ्री होते हैं, लेकिन इनमें कुछ इनडायरेक्ट कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है। जैसे कि आपको एक्सटर्नल सपोर्ट के लिए पे करना पड़ सकता है। जैसे एक्सटर्नल बाहरी सपोर्ट के लिए हमको कुछ पैसा वहाँ पे करना पड़ सकता है। पांचवा नंबर आप देख पा रहे हैं, एक ओपन सिस्टम होने के कारण से इन बहुत से लोग इन्वॉल्व होते हैं जो कि इनके बग्स को ढूंढने में काफ़ी मदद करते हैं। वहीं कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि सॉफ्टवेयर की इन कमजोरी को गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसकी जो कमजोरी उसको गलत तरीके से भी यूज़ कर सकता है, जिससे क्या होगा, हमको भी इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। छठवां नंबर दिख रहा है, चूंकि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली नहीं होते, इसलिए इन्हें ठीक तरीके से समझने और इस्तेमाल करने के लिए आपके पास भी थोड़ा बहुत टेक्निकल ज्ञान होना आवश्यक है। जब तक कि आपके पास टेक्निकल ज्ञान नहीं है आप उस सॉफ्टवेयर को यूज़ नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत तो ज्ञान होना ही चाहिए, तभी आप कोई भी कंप्यूटर में या किसी भी मोबाइल में या किसी सिस्टम में आप उसको अच्छे से ऑपरेट कर पाएंगे, ठीक है। बेसिक फंडामेंटली के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर रहना पड़ सकता है, ठीक है। इसके लिए हमको दूसरे पर निर्भर रहना पड़ सकता है। तो इस प्रकार से हमने पूरा 6 पॉइंट देखा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के नुकसान के। इससे पहले हमने फ़ायदा भी देखा, नुकसान भी देखा। तो आज के टॉपिक में ही हम इतना ही करेंगे। और जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताते हुए जाऊंगा, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का जनक किसे कहा जाता है। पेपर में आता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का जनक किसे कहा जाता है, या इसको आप मान के चल सकते हैं आज के वीडियो का टिप्स है आपके लिए। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या फ्री सॉफ्टवेयर, है ना, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या फ्री सॉफ्टवेयर का जनक रिचर्ड स्टॉलमैन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, याद रखिएगा, रिचर्ड स्टॉलमैन को कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले फ्री सॉफ्टवेयर डेवलप किया था। सबसे पहले फ्री सॉफ्टवेयर किसने डेवलप किया था, रिचर्ड स्टॉलमैन ने किया था, इसलिए इसको फ्री सॉफ्टवेयर का जनक कहा जाता है, ठीक है। और इन्होंने सबसे पहले कब बनाया, सन 1984 में फ्री सॉफ्टवेयर बनाया। सबसे पहले कब बनाया, 1984 में फ्री सॉफ्टवेयर बनाया है, ठीक है। आगे देखिए, अभी हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो अभी हमने पढ़ा, इतने सारे चीज़ के बारे में जाना, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में जाना, है ना, तो उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको लगे कि भाई हाँ कुछ पढ़ा तो कुछ तो समझ आया मुझे। और आपके एग्ज़ाम के लिए हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चन फंस जाए, नहीं तो हम जितना पढ़ाएं उतना सफिशियंट है, उतना आप अच्छे से करिए, क्वेश्चन उसी से ही आने वाला है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर ये है, आप कोशिश करिए आंसर बताने का। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंप्यूटर और बिजनेस जगत में ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का अभिप्राय किससे है। ऑपरेटिंग सिस्टम का अभिप्राय किससे है, बताइएगा किससे है। चलिए ऑप्शन देखते हैं हम। अभी हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है, पहला है ओवरऑल सेल, आउटपुट, सरप्लस, ऑपरेटिंग सिस्टम, ओवरहेड सर्विसेज और आइसर चार्ज। ये IBPS क्लर्क एग्ज़ाम 2020 में आया हुआ था 8 दिसंबर के पेपर में, ठीक है। कंप्यूटर और बिजनेस जगत में OS का अभिप्राय क्या है, तो OS का अभिप्राय क्या है, हम अभी क्या पढ़ने जी, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, लिनक्स एक है। लिनक्स क्या है एक, अभी हमने पढ़ाया आपको, लिनक्स क्या है। ऑप्शन देखिए,
ऑप्शन हमारे पास है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसर, डेटाबेस मैनेजमेंट, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो लिनक्स क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कब विकसित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कब विकसित हुआ था। तो बताइए आप लोग कब विकसित हुआ था पहला ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे पास ऑप्शन दिया है 1948, 1950, 1949 है ना, और 1951। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1950। ठीक है, 1950 में पहला ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सॉफ्टवेयर का अर्थ है, सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है बताइए। वे भौतिक कंपोनेंट जिनके कंप्यूटर बना होता है, फर्मवेयर प्रोग्राम्स, और है पीपलवेयर। ये भी IBPS क्लर्क एग्ज़ाम, ठीक है, 2021 और BPS CG क्लर्क 2 एग्ज़ाम 2017 जो ऑनलाइन हुआ था उसमें पूछा गया था ये। ठीक है, तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है बताइएगा, सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है। तो सॉफ्टवेयर क्या होती है, एक प्रोग्राम होती है। ठीक है, फर्मवेयर नहीं होती, पीपलवेयर नहीं होती, और भौतिक कंपोनेंट जिनके कंप्यूटर बना होता है ये भी नहीं होते। सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है, याद रखिएगा सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, MS विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम कब प्रस्तावित हुआ था। MS विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम कब प्रस्तावित हुआ था। तो इसका मैं आंसर बता रहा हूँ आपको, डायरेक्ट 1995 में ये प्रस्तावित हुआ था। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित में से कौन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है पूछ रहे आप। ठीक है, और ये आया था झारखंड PSC के एग्ज़ाम में, जो झारखंड PSC में प्री PSC हुआ था उसके आया था 2021 में। निम्नलिखित में से कौन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। हमारे पास ऑप्शन है इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, लाइनक्स और ओपन ऑफिस। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ, इंटरनेट एक्सप्लोरर इसका सही आंसर होगा। ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। गूगल क्रोम ओपन है, लाइनक्स भी ओपन है, ओपन ऑफिस भी क्या है, ओपन है। ये बस नहीं है, कौन सा, इंटरनेट एक्सप्लोरर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, क्लोजर सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है इनमें से कौन सा OS नहीं है। OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो चलिए बताइए इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन हमारे पास है डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब यहाँ पे बच रहा है MUS। तो MUS क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B MUS मूस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम है। इनमें से कौन सा मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम है। तो यहाँ पे देखिए MVS, OS/2, यूनिक्स और उपयुक्त सभी। तो ये तीनों तो है ही, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम में उपयुक्त सभी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर D। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे सामान्य प्रकार है। ऑपरेटिंग सिस्टम खालिस्तान सॉफ्टवेयर का सबसे सामान्य प्रकार है। तो किसका सामान्य प्रकार है बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे सामान्य प्रकार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किसका उपयोग दूसरे सॉफ्टवेयर को रन कराने के लिए किया जाता है। इनमें से किसका उपयोग दूसरे सॉफ्टवेयर को रन कराने के लिए किया जाता है। तो किसका किया जाता है भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम का। किसका किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ये तो रही हमारा आज का टॉपिक। आपको ये कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, नहीं लगा है तो आप बिल्कुल फ्री है डिसलाइक कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा है हमारा ये वीडियो तो आप सब्सक्राइब करिए बिल्कुल भी हमारे चैनल को, ताकि आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।